हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बस दो दिन आपके एग्जाम को बचा है और हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन हमारी क्लासेस जारी हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको करवाया है। और ये आज के आपके 100 प्रश्न बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छा रिवीजन आपका होने वाला है। आई होप कि आपने सब पढ़ लिया होगा, पूरी एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी होगी, तो अब आपको बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है और वो भी कंप्लीट हो चुका होगा। बस अभी एक नज़र में जितने क्वेश्चंस आप देख सकते हैं देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। 100 प्रश्न आएंगे, फटाफट से इनको कवर करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु की उपयोगिता और प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। जी हाँ, किसी चीज़ की जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वो हमारी संसाधन बन जाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। जैसे एक कोई प्राकृतिक दृश्य हो गया, है ना, क्या है उसका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं है। तो कुछ चीज़ों का मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है। दोनों बातें सही हैं, हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता। ओके, अगला प्रश्न, हम नागरिकों एवं टीचर्स के तौर पर पौधों और जंतुओं को बचाने के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं? कैसे पौधों और जंतुओं को बचाया जा सकता है? तो एक तो विद्यार्थियों और सामुदायिक सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण करके अधिक से अधिक वृक्ष लगा करके हम अपने एटमॉस्फेयर, अपने पर्यावरण को, वातावरण को, पौधों को बचा सकते हैं। ठीक है। उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डाल के तो नहीं बचाया जा सकता। प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करके, जी हाँ, प्राकृतिक कैंप वगैरह लगा करके भी हम लोगों तक जागरूकता फैला करके इन चीज़ों को बचा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। बात तो ये भी ठीक है, तो इसमें डी भी राइट हो जाएगा। ए बी डी तीन ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाते हैं, तो हम जाएंगे ए बी डी के साथ में। सी कट जाएगा, कूड़ा डालने वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से हट जाएगा। कहता है कि मिट्टी के संरक्षण का मतलब होता है, मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि जो मिट्टी है वो जिस स्थान पे है वहीं से रुकी रहे, वहीं पे रुकी रहे, वहां से हटे नहीं। ठीक है, वो मृदा संरक्षण कहलाता है। और मिट्टी का एक जगह से कट जाना वो अपर्दन कहलाता है। तो मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग, क्या अधिक से अधिक उपयोग करके हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, मल्च बना करके, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, समोच्च रेखीय रोधिकाएं बना करके हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। रक्षक मेखलाएं बना करके हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। बी सी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है, यानी कि कौन सा? बी सी डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, मृदा का निम्नीकरण या संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। कहता है मृदा अपर्दन और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। यदि मृदा का अपर्दन होता है, क्षीणता होती है, तो ये उसके लिए खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, जैसे मानवीय का मतलब, जैसे अगर मनुष्य मिट्टी को खोद करके एक दूसरी जगह ले जा रहा है, घरों में ला करके पाट रहा है या और जगह से उसको यूज कर रहा है, तो वो मानवीय हो गया। प्राकृतिक कोई बाढ़ आपदा आ गई, उस वजह से मिट्टी का जो कटाव हुआ। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कार्य जैसे वनोन्मूलन हो गया, वनों का कटाव हो गया, बहुत ज़्यादा जानवरों से जो है कि घास को चरवा दिया गया तो वहाँ का मिट्टी कटना शुरू हो जाएगी। रासायनिक उर्वरकों का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे मृदा का निम्नीकरण होगा, संरक्षण नहीं होगा। ठीक है, यही ऑप्शन दिया था, देखो फर्स्ट वाला। कीटनाशकों का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो भी मृदा का जो है अपर्दन ही होगा, निम्नीकरण होगा। वर्षा, दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सब क्या है? इससे मिट्टी कटेगी, उसका जो है कि निम्नीकरण होगा। और इसको बचाने की कुछ विधियां हैं। एक तो मल्च बना करके, जो कि इसमें बी ऑप्शन था। पौधों के बीच अनावर्ती भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की जो नमी है रुकी रहती है और मृदा का संरक्षण भी होता है। वेदिका फॉर्म के माध्यम से चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर, जहाँ पे बहुत तीखी ढाल होती है, ऐसे ढाल जो है ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपर्दन कम हो जाता है। जैसे ऐसे अगर पानी गिरेगा तो मिट्टी कटेगी, अपर्दन ज़्यादा होगा। और फसल लगा देते हैं, इससे ऐसा होता है कि मिट्टी रुक जाती है। समोच्च रेखीय
रोधिकाएं या समोच्च रेखीय जुताई के माध्यम से, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो इसके माध्यम से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, यानी कि जो हवा की बहुत तेज गति है उसको रोकने के लिए जो पेड़ हैं वो लाइन से लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो इन माध्यमों से हम मिट्टी का संरक्षण, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। किसके माध्यम से? मल्च बना करके, वेदिका फॉर्म के माध्यम से, समोच्च रेखीय जुताई के माध्यम से, रक्षक मेखलाओं के माध्यम से मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। अब देखिए कहता है सुमेलित कीजिए, लोगों को एक ही छवि में बांधना, लोगों को एक ही छवि में बांधना क्या कहलाता है? रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। ठीक है। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना पूर्वाग्रह कहलाता है। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना क्या कहलाता है? भेदभाव कहलाता है। शुद्धता और अशुद्धता को मानना अस्पृश्यता या छुआछूत कहलाता है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रश्न कहता है गांव में जमीन या भूमि को नापने, उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी या इसको लेखपाल भी कहते हैं, ये होता है। ठीक है, पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी जो हो वो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न नीचे कहता है जिला परिषद, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिलाधीश। जिला परिषद का मुखिया जिलाधीश होता है। ग्राम सभा गांव स्तर पर होती है। वार्ड समितियों की बात करें तो ये नगर पालिका स्तर पर होती है, और निगम की बात करें तो ये महापौर स्तर पर होती है। निगम कहाँ होती है? महापौर स्तर पर। ठीक है, इस तरीके से जिला परिषद का मुखिया जिलाधीश, ग्राम सभा गांव के स्तर पर होती है, वार्ड समितियां नगर पालिका स्तर पर होती है, निगम जो है महापौर स्तर पर होती है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है अनियमित मजदूर, अनियमित मजदूर जिसको हम क्या कहते हैं? जो मजदूर नियमित नहीं होते हैं। ठीक है, जिसको कैजुअल भी कहा जाता है। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? निर्माण स्थल पर काम करने वाला जो मिस्त्री है वो अनियमित मजदूर है। जो घर में काम करने वाली मेड है वो अनियमित है, कैजुअल है। जब जरूरत पड़ी तब इनको रख लिया, अपना काम खत्म, इनको हटा दिया। तो ये क्या है? ये अनियमित मजदूर हैं। ए और बी राइट हो जाएगा। बैंक में काम करने वाला जो प्रबंधक है वो क्या है? वो नियमित है। ठीक है, क्योंकि प्रबंधक जो है वो नियमित रोजगार का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। ये नियमित है, ये दोनों अनियमित हैं। यहाँ तक बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है खेतीहर मजदूर ऋतुनिष्ठ यानी कि सीजनल श्रमिक होते हैं। जो खेतों में काम करने वाले तो सीजनल होते हैं, क्योंकि ये फसलों के अकॉर्डिंग काम करते हैं और विशेष मौसम में ही फसलों पर काम होता है। खेतों में अनेक प्रकार के काम होते हैं। खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई, जुताई, खुदाई, ये सब होता है फसलों के लिए, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न, हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया कि माता पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी बराबर हिस्सा होगा। ठीक है, पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार नहीं, गलत है। केवल ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? अब देखिए इसमें राज्य सूची के अंतर्गत कौन आएगा? श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का जो निर्णय है ये केंद्र सरकार का है। किसका है सर? ये केंद्र सरकार का है। 100 रुपए के नए नोट जारी करने का काम केंद्र सरकार का है, ये राज्य सरकार का नहीं है। प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मिड डे मील को लागू करने का काम जो है ये राज्य स्तर पर होगा, ये राज्य सरकार ये काम करेगी। किसानों को बिजली या विद्युत उपलब्ध कराने का जो निर्णय है, जो डिसीजन है वो राज्य सरकार लेगी। तो यहाँ पे सी और डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी और डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। यदि एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए मना कर दिया जाता है कि तुम्हें दवाई जो है कि तुम्हारा चिकित्सा उपचार नहीं होगा, ठीक है, इलाज नहीं होगा, तो ये उसके जीवन के अधिकार का हनन है। इसका जो उसका जीवन का अधिकार है उसका प्रत्यक्ष रूप से ये उल्लंघन होगा। प्रश्न कहता है किस मामले या मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी सम्मिलित है? तो वो था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। इसके बारे में डिटेल में अभी थोड़ा आगे हमने इसको टैग किया है। ठीक है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वाला।
आगे टैग किया है भी, इसको डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। ओके, और ये केस 1991 में हुआ था। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लीजिए, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब और निर्धन है। बात तो सही है, गरीब लोगों के साथ ज़्यादा भेदभाव होता है, ठीक है। और ओके, गरीब, निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। भूगोल की एक टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स को एक उद्योग स्थापित करने के लिए स्थिति के कारकों, अगर उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए कैसी स्थिति चाहिए, इसके कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। तो कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं? निरूपण में जिसको कहते हैं विवरण करना, ये कुछ खास नहीं है। हाँ, बच्चों से आप प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, किसी फैक्ट्री में ले जा करके वहाँ का भ्रमण करवा सकते हैं, किसी कारखाने में ले जाकर के वहाँ का भ्रमण करवा सकते हैं। वहाँ बच्चा चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप में देखेगा तो समझेगा कि किस तरीके से चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। और कोई अगर केस स्टडी है तो उस पर आप चर्चा करवा सकते हैं। बी सी डी इसमें आपके बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत फास्ट चल रहे हैं। कहता है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया कि जो भी आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आपको इन्हें पालन करना पड़ेगा। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? तो यह सिद्धांत ये बता रहा है कि ये सेंसरशिप या अभिवेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको सेंसरशिप या अभिवेचन कहते हैं, जब सरकार जो है कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि वो अपना इन चीज़ों को या इनमें जैसे कुछ फिल्मी गीत गाने हो गए या फिल्में हो गई या समाचार पत्र में कुछ ऐसी चीज़ें आप प्रकाशित नहीं कर सकते, तो उसमें सरकार अपना एक कंट्रोल कर लेती है चीज़ों पर। यहाँ पे देखिए लिखा है, थोड़ा इसको पढ़िएगा। कहता है कि संचार माध्यमों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो जो भी हमें दी जा रही है। ओके, ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए हमने इसको टैग किया है। तथ्य तो फैक्ट तो ये है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। आज जो मीडिया है हमारी वो स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, ठीक है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में किताब में लिखा है कि जो सरकार है वो भी मीडिया के ऊपर कंट्रोल किए हुए है। ओके, जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है कि ये चीज फिल्मों में दिखाओगे तो बवाल हो जाएगा, है ना, लोग घर से सड़कों पर आ जाएंगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, इसलिए सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इसे सेंसरशिप या अभिवेचन कहा जाता है, जो कि यहाँ पर हमने ऑप्शन हमारा दिया गया था, ठीक है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से लेकर के 77 तक आपातकाल का था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न फिर पूछेगा आपसे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया और समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त है? समालोचनात्मक चिंतन, जिसमें बच्चा तर्क वितर्क करता है, चीज़ों का अपने विचार, अपने सुझाव रखता है, चीज़ों का विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्षण, स्पष्टीकरण करता है, बड़ी गहराई तक जाता है समालोचनात्मक दृष्टिकोण में, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर क्या होगा? इसके लिए मुद्दों पर चर्चा करना, दृश्य श्रव्य सामग्री या ऑडियो विजुअल्स, हाँ ये भी ठीक है। अगर किसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं तो उस पर हम अपना तर्क देंगे, वितर्क देंगे, अपने विचार रखेंगे, अपने सुझाव रखेंगे, है ना, चीज़ों का स्पष्टीकरण देंगे, तो यहाँ पे बच्चा इंक्लूड है, ठीक है। जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, हमने कहा था कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि बच्चा जब दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या करता है, खुद इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से किया गया अधिगम, इस तरीके से लर्निंग बच्चे के दिमाग में इस्टेब्लिश हो जाती है, तो यहाँ भी बच्चा इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ बच्चा केंद्र में है। शिक्षक का मत, शिक्षक के मत को हम महत्व नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चा इंक्लूड नहीं है। यहाँ टीचर एक्टिव है, बच्चा पैसिव हो जाता है, इसलिए इसको हटा देंगे। ए भी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ए और बी राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? देखिए, समालोचनात्मक चिंतन से रिलेटेड एक प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेगा। दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, कि आपने जो ये हमारे सामने जो भी एविडेंस रखा है, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, इसका स्रोत क्या है,
तो बच्चा दिमाग दौड़ाएगा, कहाँ से इसका स्रोत आया, कहाँ से ये सब चीज़ें आई। तो ये ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, यहाँ पे बच्चा चिंतन करेगा। ठीक है, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन ये आंतरिक रूप से सोचने की क्षमता बढ़ाता है। विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के प्रोत्साहित करना, ये बात ठीक है, क्योंकि जब बच्चा अपने शब्दों में किसी बात को रखता है तो फिर उस पर वो अपना दिमाग लगाता है। केवल एक ही तरीके से व्याख्या करना, नॉट गुड। शिक्षक के द्वारा कही गई ज्यों का त्यों, ये तो रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई, हटा दो इसको। केवल ए और बी यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि समालोचनात्मक चिंतन की क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। क्वेश्चन कहता है, एक सामाजिक विज्ञान की टीचर हैं, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन कैसा है, इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए कहती हैं कि रेगिस्तान में लोगों का जीवन कैसा है, इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाइए। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कौन सा क्रम सही होगा? देखिए, सीक्वेंस में लाना है चीज़ों को। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन या प्रेजेंट करना, वो तो जब पूरा तैयार हो जाएगा तब प्रदर्शन किया जाएगा ना। आंकड़े एकत्र की योजना बनाना कि सबसे पहले आंकड़े एकत्र किए जाएं, जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि पर आंकड़ों के स्रोतों को ढूंढना, आंकड़े एकत्र करना, उनका प्रदर्शन करना, उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर प्रोजेक्ट बनाया जाना, ये सबसे पहला पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये तो निर्धारित करो कि किस रेगिस्तान के बारे में आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट देम दैट, है ना, रिजल्ट। वो रेगिस्तान आपको सबसे पहले चुनना है कि जिस पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। फिर क्या करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य के लिए उद्देश्यों का निर्माण करना कि भाई जो भी प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, आप सीटेट क्यों कर रहे हैं, आप एग्जाम क्यों दे रहे हैं, आप उसके पीछे एक उद्देश्य है आपका कि हम गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य होता है। तो पहला तो हम उस रेगिस्तान को चूज करेंगे, दूसरा उसके पीछे ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, हम इसके माध्यम से क्या बच्चों को दिखाएंगे, क्या समझाएंगे, या टीचर को हम क्या इसमें दिखाना चाह रहे हैं, उद्देश्य निर्धारित कीजिए। तो डी और ई हो गया, डीई हो गया। अब इसके बाद फिर आप आंकड़े एकत्र करेंगे कि आंकड़े एकत्र कहाँ से किए जाएं, यह आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप आएंगे वहाँ की जलवायु कैसी है, जीवन शैली कैसी है, खान पान कैसा है, ये सब चीज़ें आएंगी, ये आपका 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा लास्ट में, जब इतना सब हो जाएगा फिर आप वो जो आप प्रोजेक्ट बना करके लाए हैं बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे, ये 5 आएगा। ठीक है, लास्ट में ए आएगा और यानी कि हमारा आएगा डी ई बी। देखिए कहाँ है डी ई बी, ये रहा, कहाँ रहा डी ई बी, है ना, बाकी तो डी ई बी कहीं है नहीं, यही है बस, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है मिलान कीजिए अधिगम चुनौतियाँ। अधिगम चुनौतियों का संबंध किससे होता है? अधिगम चुनौतियों का संबंध निदानात्मक आकलन से होता है। ठीक है, और क्योंकि ये जो है ये विद्यार्थी के उसके ज्ञान, समझ, स्किल्स, वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए एक टूल के रूप में यूज़ किया जाता है या यूज़ करने में हेल्प करता है। प्रवेश व्यवहार जिसको कहते हैं, प्रवेश व्यवहार जो है इसका संबंध किससे होता है? स्थापन यानी कि प्लेसमेंट आकलन से होता है। फिर प्रमाणीकरण हो गया, प्रमाणीकरण का संबंध किससे होता है सर? इसका संबंध योगात्मक आकलन से होता है। अधिगम प्रगति का संबंध जो है ये रचनात्मक आकलन से होता है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा किसका संबंध किससे होता है। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया? हमने खूब पढ़ा है, खूब रटा है, वीणा, है ना, जो सिक्के नहीं छपे हुए थे इसके समुद्रगुप्त, उसमें जो सिक्के छपे थे उन पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न लीजिए, चलिए अगला प्रश्न लीजिए फटाफट। कहता है कि ABC कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? क्योंकि कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, इसलिए 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा हुआ था, वहां से जंगल के प्रोडक्ट मिल जाते थे। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। तो ये सारी चीज़ें इसको मगध को एक महत्वपूर्ण जनपद बनाई। इन सब चीज़ों ने मगध को एक महत्वपूर्ण जनपद बना दिया। ऑप्शन ABC तीनों ही हमारे राइट हो जाते हैं। रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। ठीक है,
दूसरा, दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। बात तो ठीक है, ए और आर दोनों सही हो जाते हैं। आर यहाँ पे एक ही सही व्याख्या कर रहा है। समझिए, दक्षिण भारत में, कहा दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओके, और जो कि दक्षिण भारत के रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का साक्ष्य है हमारे सामने, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन इज, इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथन एबीसी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कहता है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। जी हाँ, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। वो 3 युग थे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। ये 3 युग थे जिसमें इन्होंने बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इतना ध्यान रखना। विभाजन धर्म और विचार पर आधारित था। जी हाँ, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म के आधार पर हो गया। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई है। ये भी बात ठीक है कि उन्होंने इस विभाजन में जो हमारे यहाँ अपार विविधता पाई गई, जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर, सभ्यता, संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो विविधता पाई गई उसकी उपेक्षा की गई है। ए, बी, सी तीनों ही राइट हो जाते हैं। ऑप्शन तीनों ही राइट हो जाते हैं। बंजारों के संदर्भ में ए, बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। जी हाँ, हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक, कहाँ तक, नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया, अनाज को पहुंचाने का काम करवाया। ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था, जो कि आज भी जहाँ बंजारे बसे होते हैं, जहाँ ये बंजारा समुदाय होता है, उनके गांव को टांडा कहा जाता है। ठीक है, जहाँ भी गांव में टांडा लगा हो समझ जाना यहाँ बंजारा समुदाय के लोग रहते हैं। ओके, उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे चेंज कर देगा नाम, अलाउद्दीन खिलजी की जगह कोई दूसरा नाम दे देगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कौन करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। सैनिक अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने यहाँ पे टैग की हुई हैं। अगला प्रश्न, 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया। इस संदर्भ में इस जोड़ी का मिलान करें। फ्रांसीसी, अब फ्रांसीसी में कौन? फ्रांसीसी जो है इन्होंने कहाँ पर नील की खेती करना शुरू किया? तो इन्होंने कैरिबियाई द्वीप समूह में। ठीक है, इसके बारे में हमने यहाँ पे दिया है, ये देखिए कह रहा है कि 17वीं सदी तक आते आते, अच्छा यहाँ से पढ़िए, कहता है कि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। ठीक है, क्योंकि कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया कि जो है नील का आयात चलते रहना चाहिए। कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी कहाँ? कैरिबियाई द्वीप समूह में। फ्रांसीसी कहाँ? कैरिबियाई द्वीप समूह में। ठीक है, फ्रांसीसी कैरिबियाई द्वीप समूह, इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आती है पुर्तगाली, अंग्रेज, स्पेनिश। और ब्राज़ील में पुर्तगाली हो गए भाई, जमैका में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज हो गए, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग जो हैं ये नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। तो ये आप चीज़ आपको रट करके रखनी है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। पुर्तगाली ब्राज़ील में, अंग्रेज या ब्रिटिश जमैका में, स्पेनिश वेनेजुएला में नील की खेती करने लगे थे। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। गन्ने की निज व्यवस्था, गन्ने की कहीं पर कोई बात ही नहीं हुई है, हटा दो इसको, बिल्कुल गन्ने की कहीं पर कोई बात नहीं है। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है।
निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों और बड़ी मात्रा में बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। ये भी ठीक है, बी और सी आपके ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। ठीक है, बी और सी। गन्ने की कहीं पर कोई बात नहीं है इसलिए वो हट जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो विधवाओं को जलाने या विधवाओं के सती होने की अनुमति नहीं देते हैं। राजा राम मोहन राय जब भी किसी ऐसी प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो वे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का, उनके विचार का, उनकी बात का समर्थन करें। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते थे। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया, बात तो ठीक है। और मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पुत्तुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, ये भी बात ठीक है। दोनों ही पॉइंट हमारे सही हो जाते हैं। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया नहीं, लोगों ने इनका बहिष्कार किया और जिन्होंने विधवाओं का बहिष्कार किया शादी के बाद उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर तक का बहिष्कार कर दिया था, स्वीकार नहीं किया गया। ए और बी राइट है, सी गलत हो जाएगा। ए और बी राइट है। ठीक है, ए और बी राइट हो जाता है। तो यहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनः विवाह का मुद्दा उठाया और विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला यहाँ भी दिया गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि बात है 1856 की, जब ब्रिटिश सरकार ने विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून भी पारित किया था। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। ठीक है, बिल्कुल लोग डरे हुए थे, उनको लगता था कि ये लड़कियों को घर से बाहर निकाल ले जाएंगे और फिर लड़कियां घर का कामकाज नहीं करेंगी, तो ये लोगों को भय था यहाँ पे। ठीक है, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दोनों ही बातें सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न लीजिए, भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कहता है कि मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए, बात तो ठीक है, क्योंकि उस समय जो हमारे भारतीय थे वो दूसरे देश जाना नहीं चाहते थे, पानी के रास्ते नहीं जाना चाहते थे, तो ये सब समस्याएं थी। उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें, ये भी बात ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही चुनिए। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचल दिए गए थे, सही बात है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि हिंदू और मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, नहीं, यहाँ पे लगभग सभी वर्ग, सभी समुदाय जो है इसके विरोध में थे। ठीक है, ए और बी राइट हो जाता है। ये जो रॉलेट कानून है, रॉलेट जो एक्ट था, इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है ये आपका 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ए और बी सही है, सी गलत हो जाएगा। ए और बी सत्य हैं। अगला प्रश्न लीजिए, दिए गए कथन ए बी को पढ़िए, सही उत्तर चुनिए। कहता है पृथ्वी का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। पृथ्वी का नहीं भैया, सूर्य का। किसका? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य जो है ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। ये बहुत बड़ा है, बहुत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल जो है वो सौरमंडल को बांधे रखता है, पृथ्वी का नहीं, ये कट जाएगा। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, चट्टानों के बने हैं, ये भी गलत है क्योंकि बाह्य ग्रह सूर्य से दूर तो हैं लेकिन ये मुख्य रूप से गैसों से, तरल से, बर्फीले पदार्थों से बने होते हैं, चट्टानों के नहीं। दोनों ही गलत हो गए ये तो, ए और बी दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न लीजिए, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, लेब्राडोर ठंडी शीत जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें जो चलने की प्रवृत्ति होती है वो ध्रुवों की ओर होती है। सर कहाँ होती है? ध्रुवों की ओर होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है
प्रश्न है हमारा कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र माना जाता है। सही है, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौका संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है। ये भी ठीक है, ए और बी दोनों ही पॉइंट यहाँ पे हमारे सही हो जाते हैं। ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पे देखिए महासागरीय धाराओं के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। महासागरीय सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेगा गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। यही तो पॉइंट पूछ रहा था हमसे प्रश्न में कि गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो किधर प्रवाहित होती हैं? गल्फ स्ट्रीम, तो वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं ठंडी धाराएं। ठीक है। लिब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है। क्या महासागरीय धाराएं तापमान को प्रभावित करती हैं? जी हाँ, ये किसी भी क्षेत्र को के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान भी गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। और बता दें आपको, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। कैसा? कोहरे वाला। इसके फलस्वरूप नौका संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है। तो ये आपको एक बार रिमाइंड कराना जरूरी था। प्रश्न कहता है कि आर्द्रता महासागरों में, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी महासागरों पर सबसे अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। क्या ये बात ठीक है? बात तो सही है। जो ह्यूमिडिटी है वो महासागरों पर अधिक, महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। ओके। और संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा के सापेक्ष ह्यूमिडिटी पर निर्भर होता है। ये भी ठीक है। जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ या सफ़ेद रास्ता इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है, जो यानी कि जो आप संघनित हो जाती है ना, यानी कि वो जम जाती है। तो ए बी सी तीनों पॉइंट यहाँ पे हमारे राइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे कम होता है? नहीं, समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है सर। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। दिस पॉइंट इज राइट। क्या है? ऊंचाई पर जाने पर जो वायुदाब है वह क्या होता है सर? घटता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है? नहीं, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होती है। ओके। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है? नहीं, ठंडी होकर के ऊपर उठती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वायुदाब के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक एक लाइन बहुत महंगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए टैग किया है। वायुदाब के बारे में पढ़िए। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। किसके साथ? उच्च दाब के साथ, हाई प्रेशर के साथ, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, चारों दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर, कहाँ जाने पर सर? ऊपर की ओर जाने पर जो दाब है, जो प्रेशर है, वो डाउन होने लगता है। समुद्र स्तर पर देखिए, क्वेश्चन जो दिया था फर्स्ट ऑप्शन, समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। सेकंड ऑप्शन था कि ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित भी होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठती है।
यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था वो ये वाला था। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। जो ठंडी होती है वो भारी होती है, जो गर्म होती है वो हल्की होती है, क्योंकि जो ठंडी होती है वो जम जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। आकाश, प्रश्न पूछा गया है कि आकाश स्पष्ट और स्वच्छ किसके कारण होता है? उच्च दाब के कारण होता है। ठीक है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ध्यान रखिएगा, रट लीजिए, वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको इतना समझा दिया। चलिए अब सुपर फास्ट चलते हैं। कहता है कथनों पर विचार कीजिए। मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। जी बिल्कुल सही है। एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। क्यों नहीं भाई? प्राकृतिक दशाओं का तो बहुत योगदान है, क्योंकि प्राकृतिक दशाएं बहुत मैटर करती हैं। वहां पता लगे बाढ़ आता हो, तूफान आता हो, या सूखा पड़ती हो, या जल की उपलब्धता ना हो, ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं भाई, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक होगा। ये बात सही है कि पहले जो मनुष्य था वो घुमंतु जीवन जीता था। कैसा जीवन? घुमंतु, घूम घूम करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जब उसने फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया तब उसके लिए एक स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, क्योंकि वो अपनी फसल की देख रेख करता था वहां रुक करके, और उसने वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता डेवलप कर ली। इसलिए सी राइट हो जाएगा। ए और सी यहाँ पे सही हैं। ए और सी सही है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ABC को देखिए। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। सही है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है जो खर्च करने के बाद फिर से पूरा हो जाता है। अनवीकरणीय वो होते हैं जो जल्दी पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ABC तीनों ही राइट हो जाएंगे। ABC तीनों ही राइट हो जाएंगे। प्रश्न कहता है AB के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। इसके लिए गर्म और आर्द्र यानी कि नमी जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। सुअपवाहित मृदा ऐसी मृदा जिसमें पानी तेजी से रिसता हो, यानी कि जिसमें पानी रुकता ना हो। जिस मिट्टी में पानी जमा ना होता हो उसे सुअपवाहित मृदा कहते हैं। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। किसकी बात हो रही है डियर फ्रेंड? कॉफ़ी की बात हो रही है सर। किसकी बात? यहाँ पे कॉफ़ी की बात हो रही है। और आपको बता दें कि विश्व का सर्वाधिक जो कॉफ़ी का उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है सर। कौन सा है? ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। अगर भारत में आए तो भारत का सबसे बड़ा जो कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कंट्री की बात करें तो वो ब्राज़ील है। ठीक है, तो कॉफ़ी की यहाँ पे बात चल रही थी। प्रश्न अगला लीजिए। कहता है कौन सा डाइवर्सिटी की ओर इंडिकेट करता है? समान जाति के, यहाँ पे जाति समान है, समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी विवाह कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जाति समान है, केवल क्षेत्र स्थान अलग अलग है। तो जब जाति समान है, अपनी ही जाति में विवाह हो रहा है, तो ये समानता की तरफ बल दे रहा है, डाइवर्सिटी की तरफ नहीं। ठीक है, ये समानता की बात कर रहा है। एक ही क्षेत्र के छात्र परंतु भिन्न जातियों से, यहाँ जो छात्र हैं वो अलग अलग जाति के हैं, संबंध रखते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग जातियों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये विविधता की ओर संकेत कर रहा है, ये डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, इसलिए बी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला लीजिए। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग, यानी कि धर्म कौन सा है? समान है, सभी का समान धर्म है। समान धार्मिक आस्था संबंध रखने वाले लोग और एक ही क्षेत्र में रहते हैं, ये समानता की बात कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग और एक ही क्षेत्र में रह रहे होते तब ये डाइवर्सिटी होती, तब ये विविधता की बात करता। लेकिन समान धर्म के लोग हैं, समान एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ये समानता की बात हो गई, ये डाइवर्सिटी की बात नहीं है। हमें सिर्फ डाइवर्सिटी वाला ऑप्शन देखना है।
ये कट जाएगा। विभिन्न समुदायों की बात किसकी हो रही है? विभिन्न समुदायों की, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग क्षेत्र में उपलब्ध हैं। ये डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, क्योंकि शॉपिंग मॉल एक ही है लेकिन वहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोगों की आवश्यकता के हिसाब से खाद्य सामग्री रखी है, अलग अलग समुदाय के लोगों के हिसाब से वहाँ कपड़े रखे हैं, है ना। तो ये डाइवर्सिटी की बात हो गई। आई बात समझ में? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बी और डी राइट हो जाते हैं, ठीक है। ये समान जाति के लोग हैं और ये यहाँ समानता की बात हो रही है, ये समान धर्म के लोग हैं एक ही क्षेत्र में। अगर ये होता कि अलग अलग धर्म के बच्चे और एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाता? यहाँ पे एक ही क्षेत्र में रहते हैं तो ये डाइवर्सिटी हो जाता, ठीक है। तो बी और डी यहाँ पे राइट होते हैं। मुझे लग रहा है आप बिल्कुल समझ गए होंगे, एकदम कतई बी और डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व किसका है? ग्राम पंचायत का है सर। किसका है? ग्राम पंचायत का है। प्रश्न लीजिए, कहता है कि इधर सरकार का स्तर है, इधर निर्णय के प्रकार हैं। कौन सी सरकार कौन सा निर्णय ले सकती है? केंद्र सरकार। अगर 2000 का नया नोट जारी करने का डिसीजन हो तो वो केंद्र सरकार ले सकती है, ठीक है। दूसरी बात कि राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार जो है ये क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का डिसीजन ले सकती है। स्थानीय सरकार रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय ले सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम मैच कर लेंगे। अगला प्रश्न, आकस्मिक रोजगार जिसको हम कैजुअल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, CASUAL, कैजुअल, यानी कि जो कुछ समय के लिए रोजगार मिला फिर आपको हटा दिया गया। रोजगार से क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि नियुक्तिकर्ता द्वारा, यानी कि जो आपको रोजगार दे रहा है उसके द्वारा आवश्यकता के अकॉर्डिंग मजदूरों को काम पर बुलाना। आवश्यकता हुई तो फ़ोन कर दिया, भैया आ जाओ, 8 दिन का काम है, वो चले गए, 8 दिन काम करके घर चले आए, महीने भर का काम करके घर चले आए, फिर खाली बैठे हैं, वो होते हैं आकस्मिक। ये होता है आकस्मिक रोजगार। प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? अगर हम यहाँ देखिए, असमानता है, खुला बाजार है, समानता है, या फिर उचित प्रतिबंध है। प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता है समानता। क्या है? समानता प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता है, ठीक है। प्रजातंत्र की बात करें तो प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सर्वांगीण विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन कहता है, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है, 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है, घर वापस आकर के खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। कविता यहाँ पे उस पर डबल बर्डन है, दोहरा बोझ, यानी कि बाहर का काम भी कर रही, घर का काम भी कर रही। जब महिला बाहर का घर का दोनों काम करती है तो उसे दोहरा बोझ या डबल बर्डन कहा जाता है। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालयों में अपील करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। यदि उन नागरिकों को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वो न्यायालयों में अपील कर सकते हैं, उनको अधिकार है, पूरा अधिकार है, ठीक है। प्रश्न कहता है, इतिहास में साम्राज्य या शासक वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर उनको जंगल से कुछ प्रोडक्ट चाहिए, जंगल से उनको जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं या और भी बहुत सारे पहले कीमती सामान होते थे, ठीक है, शहद वगैरह हो गया, वो अगर चीज़ें चाहिए तो ये लोग आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। आदिवासियों के पास वनों तक पहुँचने का एक गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था, ठीक है। दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न नीचे कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। अल्प का मतलब बहुत कम संख्या है इनकी, बात तो ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे से भी जुड़े हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनकी सत्ता तक पहुंच कम है, संसाधनों तक इनकी पहुंच कम है। केवल संख्या का मतलब नहीं है कि संख्या में कम है, बहुत सारी चीज़ों में इनकी पहुंच वहां तक नहीं है। दोनों ही बातें सही हैं, ए और बी दोनों राइट हो जाते हैं। प्रश्न कहता है, एसएसटी जो है ये बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करती है। जो एसएसटी है ये बच्चों को प्रमुख रूप से स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता डेवलप करती है।
अंधविश्वास जहाँ है वहाँ बच्चा प्रश्न पूछ सके, ऐसी क्षमता बच्चों के अंदर डेवलप करती है। लिंग पूर्वाग्रह, रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बच्चे के अंदर पैदा करने का काम एसएसटी का है, ठीक है, सोशल साइंस का है। सामुदायिक नियमों और सामाजिक आधारों का पालन करने की क्षमता, ये एसएसटी का काम नहीं है कि तुम सिर्फ सामाजिक नियमों को फॉलो करो, सामाजिक आचार विचारों को, आधारों को फॉलो करो, ये एसएसटी का काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी 3 ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं डियर फ्रेंड, क्या ए बी सी 3 ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए बी कथन को पढ़िए। कहता है बच्चों को द्वंद्व एवं संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। क्यों, ऐसा क्या है भाई? जो भी संघर्ष हैं, लोगों के संघर्ष हैं, समाज में जो संघर्ष हैं, जो द्वंद्व फैले हुए हैं, उनके बारे में बच्चों को जानना चाहिए, उनके बारे में बच्चे पूछताछ करें, इसके लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको काट दो। शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व और संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस और चर्चा हो चुकी हो, वो कक्षा में टीचिंग के लिए अधिक बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर हम बच्चों को आसानी से चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। ए गलत है, बी सही है, ए गलत है, बी सही है। प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न कहता है, देखिए प्यारा प्रश्न है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक, सही है, जो चोल मंदिर थे वो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है, ठीक है, सेकंड वन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चोलों के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही प्यारा है। कहता है चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। जो चोल मंदिर थे ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। चोल मंदिर जो हैं ये किसके माध्यम से और ज़्यादा संपन्न हो गए? तो इनको जो शासकों के द्वारा जो भूमि दान में दी गई, ये उससे और ज़्यादा संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक, ये सब लोग। दूसरे शब्दों में कहें तो मंदिर जो थे ये सिर्फ पूजा या आराधना के स्थान नहीं थे कि यहाँ सिर्फ पूजा आराधना ही हो रही हो। ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे, ठीक है। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेष था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, ठीक है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं और ज़्यादातर जो प्रतिमाएं हैं ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा एक बार आपका रिवाइज हो जाता है। प्रश्न अगला लीजिए। कहता है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने, तवारीख क्या है सर? यहाँ पे जो तवारीख है ये तारीख का बहुवचन है। हम लोगों ने इसको क्लास 8 की जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर फर्स्ट था ये, फोर्थ था ये। तारीख का बहुवचन क्या होता है? तवारीख, ओके। अच्छा, ये जो तवारीख है इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक सचिव हो गए, प्रशासक, कवि थे, दरबारी थे, ऐसे सुशिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का भी वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी दिया करते थे। तो इन लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी, ठीक है। ये लेखक सामान्यतः क्या करते थे? शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते थे, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो इनके विचारों से सहमत नहीं होते थे, ठीक है। ये कह रहा है कि लोग सहमत होते थे, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा। इसमें राइट क्या हो जाएगा फिर हमारा? ए सही है किंतु बी गलत है, ए सही है किंतु बी गलत है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। नहीं, ये रजिया की बात नहीं है, ये है रानी रुद्रमा देवी की। किसकी बात हो रही है ये? ऐसा रानी रुद्रम्मा देवी ने किया था, रानी रुद्रम्मा देवी ने ऐसा किया था, ठीक है, जो कि काकतीय वंश की थी।
उन्होंने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, इसलिए ये तो कट गया। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद को आधार बना करके ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ये तो ठीक है। ए गलत है, बी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही है। अगला प्रश्न नीचे, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया था। वेरी गुड, सही है। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। सही है, ए और बी दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे बी हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया? नहीं, ज़्यादा जटिल हो गया था। हम लोगों ने इसको पढ़ा है, खूब पढ़ा है एसएसटी उसमें एनसीईआरटी में, जटिल हो गया था, इसलिए ए काट दो। ए गलत है। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये तो ठीक है किंतु बी यहाँ पे सही है। देखिए आपको 1 मिनट आपका लेते हैं। कहता है कि जैसे ये कह रहा है कि हमारे मुग़ल के काल में श्रेणीबद्ध समाज जो है वो क्या हो गया, वो ज़्यादा जटिल हो गया था और कई समाज जो हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए थे जो सामाजिक नियमों कर्मकांडों को नहीं मानते थे, ना ही वे जो है कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को ही जनजातियां कहा जाता रहा है। ठीक है, ए गलत है, बी सही है। अगला प्रश्न, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। सही है। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे बी होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए गलत पूछ रहा है, तो कह रहा है कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया है, तो सही है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया? नहीं, प्रार्थना समाज ने हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख ग्रंथों पर विचार किया और सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयास किया, इसलिए ये गलत है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली थी। ये सारे सही हैं, बस ये केवल वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। किसका? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। कहता है कि कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला को मेकअप करना दिखाया गया है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, क्योंकि महिलाएं ही मेकअप करेंगी या लिपस्टिक लगाएंगी, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, ये क्या है? ये भी जेंडर रूढ़िवादी का ही उदाहरण है कि एक महिला को वो उसका पति ही ऑफिस छोड़ने जाएगा, यानी कि महिला खुद नहीं जा सकती या खुद वो गाड़ी चला करके नहीं जा सकती। ठीक है, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई दिखाई दे रही है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। क्या कर रहा है? ये जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप तब हो जाता जब स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़का फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देता, तब ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता। लेकिन यहाँ पे लड़की खेल रही है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। चाय के विज्ञापन में एक माँ चाय बना रही है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। अगर एक चाय के विज्ञापन में एक व्यक्ति चाय बना रहा होता, पुरुष चाय बना रहा होता, तो ये उसको चुनौती दे रहा होता। इसलिए ऑप्शन 3 नंबर जो है वह राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हमने खूब पढ़ा है, कौन है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह द्वीप, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न लीजिए। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ABC पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। शरद ऋतु की बात हो रही है। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेषता तो वर्षा ऋतु की हो गई, ये शरद ऋतु की नहीं है, ये वर्षा ऋतु की बात हो रही है।
इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। ये भी बात वर्षा ऋतु की ही कर रहा है। शरद ऋतु, यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। नहीं, ये मानसून के जाने का मौसम है। ये मानसून के जाने का मौसम है। ए बी सी तीनों ही गलत हो गए। ए बी सी सभी गलत हो गए। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमने पहले पढ़ाया था गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है जिसकी वजह से इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। शंकुधारी वन की बात करें तो शंकुधारी जो वन हैं ये कहाँ पाए जाते हैं भाई। शंकुधारी वन, इसमें नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करें तो भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है ये महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी जो किनारा होता है वहाँ पे ये वनस्पति पाई जाती है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होता है, मजबूत तने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन जो हैं ये सामान्यतः महाद्वीपों का पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इस तरीके से इसको आप लिख करके रट लीजिएगा। कहता है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूरा हरा भरा मैदान था। जी बिल्कुल। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र, नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरियाँ ये सब चीज़ें बताते हैं कि ये पहले हरा भरा मैदान था। ए और बी दोनों राइट हो जाते हैं। प्रश्न नीचे कहता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। सही है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में यानी कि भागलपुर में। सही है। अगला, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है कि जल कितना शुद्ध है। ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही हैं। ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। बायोगैस अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण है। जो बायोगैस है ये मिश्रण है हमारा, किसका मिश्रण है, इसमें आपका मिलता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और इसमें जो है क्या कहते हैं उसको, मीथेन का रहता है 50 से 75% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है 50 से 25%। ठीक है। ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। पूरा स्थल क्या होते हैं, वो स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वो पूरा स्थल कहलाते हैं। ठीक है। जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले, ठीक है, तो वो स्थान क्या कहलाते हैं, पूरा स्थल। केवल जमीन के ऊपर नहीं, केवल जमीन के अंदर पाए जाते नहीं, समुद्र नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ऐसा भी नहीं है। केवल ए राइट होगा इसमें। क्या राइट होगा, केवल ए ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पत्थर की मोहरें बनाते थे सोने से, और सोने के बर्तन बनाया करते थे, इसलिए ए और डी राइट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने के लिए क्या देखना होगा। कैसे पता लगेगा कि ये महिलाओं का ही कंकाल है, तो एक तो हम हड्डियों की संरचना के माध्यम से पता लगा लेंगे। दूसरी बात हम कंकालों के आकार के माध्यम से पता लगाएंगे, क्योंकि महिलाओं का जो कटी प्रदेश यानी कि कूला होता है वो पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। उनकी हड्डियों की संरचना में फ़र्क होता है, आकार में फ़र्क होता है, इस वजह से पता लगा लेंगे। क्योंकि अगर हम आभूषण देखेंगे तो उसमें पुरुष भी आभूषण पहनते थे, इसलिए आभूषणों से पता नहीं लगेगा, बर्तनों से भी पता नहीं लगेगा। सिर्फ ए और सी के माध्यम से हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया। तो इसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये 3 ऐसे संघ हैं जिनके द्वारा ये संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें 3 लोगों की लड़ाई थी, तो इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। ओके, इतनी बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न कहता है महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से टैक्स वसूलते थे। केवल किसानों से वसूलते थे, ऐसा नहीं है, काट दो इसको। औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। ए गलत है, बी सही है। क्या हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की अगर हम बात करें तो महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से टैक्स वसूले। इन्होंने सिर्फ किसानों पर टैक्स नहीं लगाया था, ऑप्शन कह रहा था केवल किसानों से नहीं, फसलों पर टैक्स लगाया,
कारीगरों के ऊपर टैक्स लगाया, पशुपालकों, जानवरों या उनके प्रोडक्ट के रूप में उनको टैक्स देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर टैक्स देना पड़ता था, आखेटक संग्राहक जो होते थे उनको जंगल से जो प्रोडक्ट मिले हैं उसके रूप में टैक्स देना होता था। इन सब चीज़ों पर उन्होंने टैक्स ठोक दिया। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। कौन? इससे पहले जो हमने कल 100 प्रश्न करवाए थे उसमें जो है इनके बारे में बड़ा डिटेल में पूरे टॉपिक को टैग करके हमने पढ़ाया था, ध्यान रखिए। तो कहता है वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। वो थे नैनार और अलवार। नैनार का मतलब होता है भगवान शिव यानी शैव संत यानी कि भगवान शिव के उपासक। अलवार का मतलब होता है वैष्णव संत यानी कि भगवान विष्णु के उपासक। ठीक है, तो ये लोग जैन और बौद्धों के कटु आलोचक थे। प्रश्न लीजिए, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? सतनामी आंदोलन का जो गठन है ये मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए किया गया। ठीक है, सतनामी आंदोलन की बात करें तो ये देखिए यहाँ लिखा है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। किसने? सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति, चमड़े का काम करने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने सतनामी आंदोलन छेड़ दिया घासीदास ने। ठीक है, और हरिदास ठाकुर ने मथुआ पंथ इन्होंने शुरू किया था। चांडाल काश्तकारों के बीच इन्होंने काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया था। और जिसे आज केरल कहा जाता है वहाँ झावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। श्री नारायण गुरु के अकॉर्डिंग सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका महत्वपूर्ण कथन था ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है। अगला प्रश्न आ गया, कहता है कौन सा आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाता है? तो वह है हमारा सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले के नेतृत्व में एक जाति विरोधी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज जो है ये 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित एक पंथ था और इसका उद्देश्य था शूद्र और जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं उनको विमुक्त करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप से मेल खाते हैं? निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक हैं, ऐसा घासीदास ने कहा। नहीं, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जात से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु ने कहा। हाँ, जस्ट अभी हमने पीछे लाइन पढ़ी है, श्री नारायण गुरु ने कहा कि सभी एक ही जाति के हैं, मानवता की एक ही जाति है। ठीक है, शूद्र और अति शूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ऐसा ज्योतिराव फूले ने कहा। बी और सी ऑप्शन जो है हमारे वो यहाँ पे राइट हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानचित्र की बात करें तो मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय नहीं, यहाँ पे होगा दिशा। यहाँ पे क्या होगा? दिशा, दूरी, दिशा और चिन्ह। ठीक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, इसलिए समय की वजह से कट गया। यहाँ पे दिशा होता तो ये राइट हो जाता, काट दो इसको। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। ओके, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को जैसे गांव या कस्बे को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। समझे, उल्टा है। अगर बड़ा दिखाना है तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र प्रयोग करो, अगर छोटा दिखाना है तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करो, उल्टा ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको याद रहेगा बी और सी यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर
जमीन के 500 किलोमीटर को दिखाता है। इसको कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपका गांव हो गया, शहर हो गया, इसको कागज़ पर दिखाना है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर अगर 500 मीटर की दूरी है तो मानचित्र पर हम उसको 5 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए भाई। कहता है हरे पौधे CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। बात तो यहाँ पे ठीक है। CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। इसका ऐसी तो कोई बात नहीं है, केवल ए सही है, यहाँ पे बी सत्य है। अगला प्रश्न कहता है एक तरफ वनों का प्रकार है, दूसरी तरफ भारत में उनका स्थान क्या है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट पर्वत का जो पश्चिमी ढाल होता है वहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ जो हैं ये राजस्थान में पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन आपके कहाँ? मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस तरीके से इसको आप मैच कर लीजिए। अगला प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था? सबको पता है लद्दाख के रास्ते, ठीक है, यानी कि भारत के लद्दाख क्षेत्र के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? सबसे पहले तो हम निचली अदालत जाएंगे, यानी कि अपना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, ये एक सीक्वेंस रहता है। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। नर्मदा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? नर्मदा घाटी जो है वो आखेट और संग्रहण के लिए प्रसिद्ध है। वज्जी किसके लिए प्रसिद्ध है? वज्जी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे आधुनिक बिहार में एक गणतांत्रिक महाजनपद है। ठीक है, आरंभिक गणतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। गारो पहाड़ियाँ जो हैं ये आरंभिक कृषि के लिए जानी जाती हैं। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर स्थापित हैं गंगा घाटी में। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो हैं ये प्रथम नगर के लिए प्रसिद्ध हैं या प्रथम नगर के लिए जानी जाती हैं। इतनी बात होती है क्लियर। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी रही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।